हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेसन थर्ड में लास्ट एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन रह गए उन्हें और करते हैं, जिससे हमारा लेसन थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन थर्ड में लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है? विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/25 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आपके सामने कहा गया है कि आपको बिना डिवीजन किए ही आपको बताना है कि आपको एक रेशनल नंबर दिया गया 18/125। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा गया है, आप ये भी बताइए कि जब अगर आप ये टर्मिनेटिंग हो या जो भी है, तो इसमें जो डेसिमल आएगा वो किस प्लेस पर आएगा, आपको इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब क्लास को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन है उसे मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन रैशनल नंबर। गिवन रैशनल नंबर, हमें क्या रैशनल नंबर दिया गया है, तो आपको रैशनल नंबर दिया गया है 18/125, जिसका डिनोमिनेटर कितना है, हमारे पास 125 है। तो हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज 125। 125 को हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब अगर कोई नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, तो वह नंबर हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, वह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, इसका डिनोमिनेटर 5 की पावर के फॉर्म में है। आपने कहा सर बिल्कुल है। अगर 5 की पावर के फॉर्म में है तो इस नंबर का जो आंसर आएगा, यानी कि जो डेसिमल आएगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटेड। आप कहेंगे सर फैक्टर 5 की पावर n में आ रहा है, यानी कि हम क्या कहेंगे सर, ये डेसिमल होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है, सिंस हम जानते हैं, since the denominator has only prime factor 5, only prime factor 5, therefore the decimal कैसा होगा, डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। तो हमारा वो डेसिमल क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, सो हम क्या लिखेंगे, 18/125। 125 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 हो जाए, 8 से। 18 8 जा 144, और 25 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आएगा 144। इससे पहले लगाएंगे डेसिमल और 0, यानी कि हमारे पास कितने प्लेस पे आया, थर्ड प्लेस पे डेसिमल आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि यह कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने कह दिया सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लिखा है इफ इट टर्मिनेट्स, जब आप इसे टर्मिनेट करते हैं तो स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब स्टेट हमें करना है कि डेसिमल प्लेसेस कितने प्लेस पे आए, तो थर्ड प्लेस पे आया। ठीक है भाई, 3 प्लेसेस के बाद आया ना, तो थर्ड प्लेसेस के बाद आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस the decimal placed at the third place। तो किस प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे आएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर है। देखो भाई, थर्ड प्लेस के बाद डेसिमल आया तो हमने उसके बाद ही लिखा है। तो इस तरीके से हमें क्या करने थे, क्वेश्चंस करने थे। अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला कि थर्ड प्लेस के बाद ही हम आ सकते थे। तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, अगर उस डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में हमारे 2 की पावर है 5 की पावर n के फॉर्म में उसके फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर आते हैं, तो आपको इसमें देखना होगा m और n की जितनी पावर ज़्यादा होगी। अगर मान लीजिए m की पावर ज़्यादा है तो जो m की पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेस हैं। जैसे मान लो मैंने कहा m की पावर 3 है और n की पावर 2 है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है,
तो m की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल होगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, m और n में जिसकी पावर बड़ी होती उतने डेसिमल प्लेस से ही, जितनी पावर हुई उतने डिजिट से पहले ही डेसिमल हमारा आता है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो हमें इस बार प्राइम फैक्टर करके, उस नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके, नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके हमने बताया कि नंबर हमारा जो रेशनल नंबर था वो डिनोमिनेटर यानी कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। इस तरीके से हमें इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, फटाफट से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चलिए समझते हैं। दिया गया है अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। एक रैशनल नंबर है जो कि अपने लोएस्ट फॉर्म में है, हैज डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। जब आप इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो बताइए कि उस डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डेसिमल प्लेसेस पर हमारा डेसिमल आएगा। इसके बाद लिखा है एंड हैव एक्सप्लेन योर आंसर। आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करके बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको कोई एक रेशनल नंबर दिया गया है, उस रेशनल नंबर को आप डिवाइड करके उसका जो आंसर डेसिमल में आता है, जो डेसिमल में आंसर आया है, उसे ही हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा और कहाँ डेसिमल प्लेस आएगा। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना जरूरी है, पहला न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी न्यूमरेटर का जिक्र नहीं किया गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज हमें पता है, वो है डिनोमिनेटर। हमें इस डिनोमिनेटर के बेसिस पर ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि अकेले डिनोमिनेटर से आप इस सवाल का डेसिमल एक्सपेंशन डिफाइन कर पाएंगे? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन कैसे? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कहा था मैंने कहा था अगर कोई रेशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में है और उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आते हैं, तो हम कह देंगे कि इस तरीके का जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि उस रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। साथ ही साथ मैंने आपको भी उसमें ये भी बताया था कि जो हमारे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्राइम फैक्टर्स का जो आते हैं, इसमें m और n में जितनी नंबर ऑफ पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसमें ग्रेटर पावर होगी, वही उतने ही नंबर ऑफ प्लेसेस से पहले हमारा डेसिमल आता है। यही मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, घबराइए मत। ये ऐसे क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स जो एग्जाम में आते हैं और बच्चों के होश उड़ा देते हैं। बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे करें, क्या करना है, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम एकदम उस टाइम पे जो हमारे साथ सिचुएशन होती है, जो मोमेंट होता है, हम इतना डर जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स हम अपने मार्क्स, परसेंटेज, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हमें ऐसे भी करने आने चाहिए कि जो हमारे एग्जाम्स में हमारे परसेंटेज को इंक्रीज करने में, उसे मेंटेन बनाए रखने में हमारी मदद करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमने पढ़ा तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी। क्या मिली थी? हमें कुछ पता चला। क्या पता चला? कि आपको डिनोमिनेटर दिया गया है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर पता है, तो क्या है डिनोमिनेटर आप बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपने कहा सर जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5।
माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पर 5 की पावर 1 है। क्या है? 5 की पावर 1 है। समझ में आई बात? चलिए, आपने कहा सर बिल्कुल समझ में आई। चलिए, ये तो बात अच्छी है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, सिंस आ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर since a rational number with denominator to the form to lowest form denominator to lowest form 2 to the power m into 5 to the power n has a terminating decimal expansion। तो उसका कैसा एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर कि आपने कहा अगर कोई नंबर इस फॉर्म में होगा तो उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। लेकिन सर इसमें एक बात आती है, क्या आती सर? कि 2 की पावर m है, 5 की पावर n है, तो फिर हम क्या पता चलेंगे कितने प्लेस? हमसे तो ये पूछा है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, कितने प्लेसेस के बाद आएगा। तो हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे therefore the decimal expansion the decimal place the greater of m and n, m और n में से जो हमारा ज्यादा होगा वही हमारा डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, द डेसिमल प्लेस, हमारा जो डेसिमल प्लेस बी, द डेसिमल प्लेस इज द ग्रेटर, यहां लिखिए द डेसिमल प्लेस इज द ग्रेटर ऑफ m एंड n, m एंड n में से जो ज्यादा बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा? डेसिमल प्लेस होगा। हियर हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ m की वैल्यू हमें 3 दी गई है एंड n की वैल्यू 1 दी गई है। तो हम क्या कहेंगे? वेयर m इज ग्रेटर, यानी 3 इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ तक होगा? तीसरे प्लेस तक होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सो द डेसिमल सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे लिखेंगे, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन will 3 decimal places, will 3 decimal places, 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। अब इसी बात को माय डियर स्टूडेंट्स आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग यहाँ इस साइड में एग्जांपल में लिख लीजिएगा। जैसे हमारे पास क्या था, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 5 जा 40 हुआ। मान लीजिए हमारे पास न्यूमरेटर 1 है, 1 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.10 में डिवाइड नहीं आता, 0, 100 हो गया, 4 2 80, 0.25। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 3 डिजिट से पहले हमारा क्या आया? डेसिमल आया है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? फाइनली हैंस करके कह देंगे, हैंस its decimal expansion will 3 decimal places। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आंसर है। तो समझ आया कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स?
बस हमें इसी के बेसिस पे थ्योरी पे डिस्कस करना था और उसके बेसिस पे हमने बताया कि हमारे पास इस नंबर के यानी कि जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो उसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद हमारा कितने प्लेसेस के बाद हमारा डेसिमल आएगा, यही आपको बताना था। तो 3 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है माय डियर स्टूडेंट्स आंसर है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स क्या आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया? अगर आ गया है तो फटाफट से नोट करिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो भी इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपकी सूझ बूझ इंटेलिजेंसी सारी चीजों की परख एक ही क्वेश्चन में कर लेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया, क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा है बट आप घबराइएगा मत। लेट ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ k1 and k2m where k1 and k2 and m are the integers and k2 minus k1 is greater than 6. Using the same denominator m, write exactly 5 distinct rational numbers lying between a and b. Keeping an integer numerator, explain why the condition k2 minus k1 is greater than n plus 1 is necessary to find n such rational numbers between the two rational numbers a and b using this method. आपसे कहा गया है क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी गई यानी दो रेशनल नंबर दी गई ए एंड बी, आपको वैल्यू सामने दिख रही होगी। आपसे कहा गया है कि ए और बी है, आप इन्हें k1 अपॉन एम और k2 अपॉन एम के फॉर्म में बनाइए और साथ ही साथ जो आपने k1 अपॉन एम एंड k2 अपॉन एम बनाया है इन्हीं के बीच में आपको एग्जैक्टली लाई यानी कि जो एग्जैक्टली इन दो नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर आते हैं, आप उन 5 रेशनल नंबर्स के बारे में भी बताइए, कोई भी 5 रेशनल नंबर बताइए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इसके अलावा अगर हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें अगर रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो उसके लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी है, k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन इक्वल n प्लस 1। आप इस कंडीशन को प्रूफ करके बताइए कि कैसे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको इस कंडीशन को यूज करना पड़ता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा काम है हम ये निकालेंगे, ये बताएंगे कि इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में एग्जैक्टली कौन से 5 रेशनल नंबर यानी कि कोई से भी 5 रेशनल नंबर जो इसके बीच में लाई करते हैं हम सबसे पहले उन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, आपको गिवन है क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है a इज इक्वल टू दिया गया है 7/12 एंड b इज इक्वल टू आपको दिया गया है 5/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे क्योंकि लिखा है डिनोमिनेटर m होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 6, 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि हमारे पास जो फ्रैक्शन दिए गए इनके डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे, 12 बनाएंगे तो 7 बन जाए 7 और अपॉन 12 आ गया। एंड यहाँ हमारे पास और क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास 5/6 इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उतना जाएगा 2 5 10/12। अब हमारे पास कंडीशन दी गई, क्या दिया गया है, सिंस k2 माइनस k1, क्या दिया गया है, सिंस k2 माइनस k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 माइनस k1, k2 कितना हो जाएगा हमारा 10 और k1 कितना आ जाएगा ये, तो 10 माइनस 7 कितना आया, 3 आया। क्या ये 6 से बड़ा है, अगर ये 6 से बड़ा हो जाता तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती, लेकिन ये नंबर जो आया 3 ये 6 से बड़ा नहीं है, 6 से बड़ा नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे सो मल्टीप्लाई बाय 3। हमारे पास जो रेशनल नंबर है 7/12 और 10/12 इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/12 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 7 3 21 आ गया एंड 12 3 36 आ गया। साथ ही साथ में जब हम अगर दूसरे रेशनल नंबर क्या दिया गया था हमारा 10/12 का, इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा, 10 3 30 और 12 3 36, ये हमारे पास नंबर आ गए। अब हम यहाँ से फिर से चेक करेंगे k2 माइनस k1 कितना है, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू कितना है, k2 हमारा 30 हो गया, k1 कितना है 21। सब्ट्रैक्शन करेंगे 9 है विच इज ग्रेटर देन 6, 9 जो है वो 6 से बड़ा है, आपने कहा सर सही है। यानी कि ये हमारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यानी कि अब हमारे जो 5 रेशनल नंबर होंगे वो 21/36 और 30/36 के बीच के 5 नंबर रेशनल नंबर ऐसे हैं
इसके बीच में हम कोई भी 5 रैशनल नंबर ले सकते हैं जो इसके अंदर एग्जैक्टली लाई करेंगे। तो हमारे लिए अभी तक ये टास्क था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर एग्जैक्टली इनके बीच में आएंगे। तो हमारे पास यहाँ जो निकल के आया था K2 K1 का डिफरेंस वो 3 था, जो कि इस नंबर से छोटा था। लेकिन इस कंडीशन में हमें दी गई थी कि आपको ऐसा नंबर लेना है कि जो 6 से बड़ा है, वही रैशनल नंबर्स के बीच में आप एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे आगे, देखिए भाई, तो हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर दैट exactly lie between 21/36 and 30/36 आर क्या हो जाएंगे। तो 21 के क्या आता है 22/36, इसके बाद 23/36 और नेक्स्ट क्या आएगा 24/36। 5 लेने कोई भी से भी ले लीजिए, 25/36, 1 2 3 4 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 26/36। ये हमारे पास वो 5 रैशनल नंबर आ गए जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में एग्जैक्टली लाई करते हैं, यानी कि इसके अंदर ही इनके बीच में ही ये नंबर्स आते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइनली पूछा गया था द सेम डिनोमिनेटर है, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। और इन सभी का जो न्यूमरेटर है वो कैसा है, एक इंटीजर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम कह सकते हैं हेंस करके कह देंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। हेंस द 5 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन, तो क्या लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स lying between 5 rational numbers lying between a and b are between a and b are कौन कौन से, ये हमारे 5 नंबर हैं। क्या लिखेंगे 22/36, क्या लिखेंगे 23/36, नेक्स्ट आ जाएगा 24/36, नेक्स्ट आ जाएगा 25/36 एंड 26/36। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे यहां तक का क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां तक के क्वेश्चन का, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सिर्फ यहां तक किया है। यानी ऊपर जो कंडीशन दी गई थी K2 - K1 कॉमन हमें डिनोमिनेटर बनाना था, साथ ही साथ कहा गया था कि आप उनके बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स, कोई भी 5 रैशनल नंबर जो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में लाई आती वो हमने निकाल लिया। तो यहां तक अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे की बात है हमारी, क्या लिखा है एक्सप्लेन बाय द कंडीशन K2 - K1 इज नेसेसरी। क्यों ये कंडीशन, ये वाला मेथड जरूरी है। तो आपको कोई से भी अगर क्यों जरूरी है, इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर। अगर आपको n सच रैशनल नंबर, इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में n रैशनल नंबर निकालने, तो आप इस कंडीशन को फॉलो यूज करते हैं। तो चलिए माय डियर इस बात को हम प्रूफ करते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए और मैं सारे क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, तभी जाके मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से करा पाऊंगा। चलिए फटाफट से नोट करिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। हमसे कहा गया था व्हाई इज द कंडीशन K2 - K1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी। आखिर हमें n इंटीजर्स निकालने के लिए, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में n इंटीजर्स निकालने के लिए हमें ये कंडीशन क्यों जरूरी है, क्यों फॉलो करना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स लिखा गया है इफ वी वांट n रैशनल नंबर्स बिटवीन K1m एंड K2m then we need at least n integers strictly between K1 and K2। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं K1/m एंड K2/m। अगर आप इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालना चाह रहे हैं तो इनके बीच में n रैशनल नंबर्स होंगे, यानी कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। हमने कहा इनफाइनाइट जितने आप निकालना चाहते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 2 निकालना चाहें, 3 निकालना चाहें या 4 5 6 7 8 जितना आप निकालना है। तो हमने उनको मान लिया कि n। अगर आप किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में n इंटीजर्स निकालना चाहते हैं तो यानी कि जो n इंटीजर्स यानी कि n जो रैशनल नंबर है वो उसके बीच में आते ही होंगे, यानी कि उसमें लाई करते होंगे। चलिए फिर इसी अगर तरीके से अगर हम बात करें,
कि जो हमारे पास केस दिया गया, अगर हमें n इंटीजर्स निकालने हैं तो ऐसे कौन से n इंटीजर्स होंगे जो k1 और k2 और के बीच में लाई करते होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई चीज स्टार्टिंग से होती है यानी कि k1 k2 है तो इसमें 1 2 3 से स्टार्ट होगी, 0 तो कुछ होगा नहीं होगा ना। तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे n इंटीजर्स जो होंगे वो क्या होंगे, k1 + 1, k2, k1 + 2, k1 + 3, k1 + 4, k1 + 5, k1 + 6, इसी तरीके के बहुत सारे नंबर्स। हम कहाँ तक जा सकते हैं भाई, हमारे पास हाईएस्ट नंबर है k2 से एक कम ही हम पहुंच पाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच के नंबर लाने हैं, बीच के नंबर लाने हैं। तो हमारा लास्ट का नंबर जो k2 है इसे तो हम लिखेंगे नहीं, स्टार्टिंग का नंबर क्या हम इसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं। जो n रैशनल नंबर्स होंगे, जो n इंटीजर्स होंगे, हमें वो निकालनी है। इसीलिए हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, k1 और k2 दोनों को नहीं लिया। अब k1 तो स्टार्टिंग में नहीं आया तो k1 से ज्यादा थे तो हमने k1 + 1, k1 + 2, k1 + 3। यहाँ k2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर k2 के बीच का नंबर लेना और उससे एक कम ही तो क्या होगा, k2 - 1 होगा। उसके बाद अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k2 आ जाएगा और k2 पे हमें पहुंचना नहीं है तो इसके बीच में नंबर लिखना था, इसलिए लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या आया, k2 - 1 आया। समझ में आई बात की नहीं। चलो भाई ये आया तो हमें समझ में आया कि जो नंबर होगा, अब नंबर होगा तो हम कैसे निकालें, k2 में से अगर हम क्या करें, k2 जो हमारा नंबर था यानी कि लास्ट, इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो k2 में से अगर हम फर्स्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, k2 - k1 - 1 हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर होगा, ये नंबर होगा तो हमारे पास इतने ही क्या होंगे, इक्वल में n इंटीजर्स लाई करते हैं तो हमने लिखा टू गेट n रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, तो हमारे पास नंबर क्या होगा, k2 - k1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल, या तो इसके बराबर होंगे या इससे ज्यादा हमारा इसका डिफरेंस निकल के आएगा। भाई हमने इस 1 का ट्रांसपोजिशन किया, यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए तो यहाँ माइनस का 1 था, यहाँ आया तो प्लस का 1 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या गया, k2 - k1 ग्रेटर देन इक्वल n + 1। अब हमारी ये कंडीशन है तो हमने लिखा इन दिस मेथड द कंडीशन इज टेकन। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो कंडीशन लेंगे कि अगर इनके बीच में n रैशनल नंबर लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए k2 - k1 का जो डिफरेंस होना चाहिए वो n + 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारे पास, क्योंकि अभी देखो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 6 से बड़ा नंबर आया था 9, तभी जाके उसके बीच में हमारे 5 रैशनल नंबर एग्जैक्टली आए थे। तो ठीक उसी कंडीशन पे बेस्ड हमारा ये फॉर्मूला था। तो हमने इसे प्रूफ किया कि k2 - k1 ग्रेटर देन इक्वल होता है n + 1 के। फाइनली हमने क्या दिया, फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस दिस इंश्योर दैट इनफ इंटीजर्स न्यूमरेटर आर अवेलेबल बिटवीन k1 एंड k2। तो हमने कहा कि k2 और k1 के बीच में बहुत सारे न्यूमरेटर्स हमारे अवेलेबल होंगे एंड डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स, जो कि एन डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स को हम बता सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और करेंगे आज की क्लास में हम, फिर इसके बाद हमारा क्लास यही कंप्लीट होगी। चलिए फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लिखा है 3 रैशनल नंबर्स, आपके पास 3 रैशनल नंबर दिए गए, x by z सेटिस्फाई x plus by z plus z is equals to 0 and x by plus by z plus zx is equals to 0 so that all the rational numbers x by z must be simultaneously 0। आपको बताना है कि ये आपको कुछ कंडीशंस दी गई, इन कंडीशंस की हेल्प से आपको ये बताना है कि x by z जो है साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों क्या है, 0 है। इस बात को आपको प्रूफ करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं, कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसे मेंशन करेंगे। आपको गिवन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको दिया गया है x plus y plus z is equals to 0, that is our equation number first, and second equation is that x by plus yz plus zx is equals to 0, this is equation number second। हमारे पास ये क्या हो गए, दो इक्वेशंस हो चुकी हैं, x plus y plus z is equals to 0, xy plus yz plus zx is equals to 0। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। सो दैट ऑल द रैशनल, भाई अब हमें इन दो इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करना। भाई क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी।
क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है कि नहीं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इन सभी से 2 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स बाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलो माय डियर स्टूडेंट्स वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दी गई, 0। तो 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एस रहेगा प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दी गई, 0। जब हमने सब कुछ सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास निकल के आ गई एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थी क्या थे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर जो भी होगा वो सिर्फ प्लस में ही होगा, यानी कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है और क्या उनका आंसर, क्या सारे पॉजिटिव नंबर से और उन सभी पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे हम तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। बताओ तो माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ हम यहाँ ऐसी क्या कंडीशन लें जिससे इस बात को हम सेटिस्फाई करें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही, क्या कि ये कंडीशन बन रही कि सर ये तीनों नंबर्स तभी 0 होंगे ऐड करने पे जब या तो सर इन तीनों की वैल्यू ही 0 हो, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 तो आ नहीं सकता। तो 0 तभी आएगा जब इन तीनों की वैल्यू क्या हो, 0 0 हो। इनका स्क्वायर करेंगे 0 आएगा और 0 को ऐड करेंगे तो 0 असंभव है। तो हम यहाँ फाइनली क्या लिखेंगे, आगे देखिए भाई स्लाइड में इस तरफ देखिएगा, तो हम लिखेंगे नाउ x, y and z are all non-negative rational numbers, non-negative rational नंबर। कैसे नंबर हो गए, हमारे रेशनल नंबर है। चलो सर ये तो बात समझ में आई। फिर हम क्या क्या लिखेंगे, लेकिन तीनों का सम है 0 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ 3 नॉन नेगेटिव रेशनल नंबर इज 0 will be 0 होगा, कब होगा, when each rational number is 0, each rational number is, ये कब होगा, जब हर एक रैशनल नंबर 0 है। 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये सारे 0 0 हैं तभी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो हम फाइनली कह सकते हैं hence the rational numbers x, y, z must be simultaneously 0, must be simultaneously 0। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर है। आपसे यही कहा गया था, आप बताइए कि तीनों के तीनों नंबर लगातार 0 हैं, तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि इनका सम 0 तभी आ सकता है जब ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसीलिए हमने कह दिया है द रैशनल नंबर्स x, y, z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, तभी जाकर ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ
कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो न्यू एनसीईआरटी मैथ्स फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।